अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में भी आप बात करेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज़ की, और वो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये होते हैं आपके सॉलिड मार्क्स। और एमसीक्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो आगे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। यानी अपने जहन में कोई टारगेट उन्होंने सेट किया होता है और उन्हें कुछ कॉम्पिटेंसी टेस्ट के मराहिल से गुजरना पड़ता है, जहाँ इंग्लिश ग्रामर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन एमसीक्यूज़ को सही तरीके से समझना, पढ़ना और डिफरेंशियल स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर के तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो न सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प करते हैं बल्कि आगे दूसरे सेक्शंस में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस में हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कॉरेलेटिव कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और फिर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की सब टाइप होती हैं, जैसे इलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तो ये कंजंक्शन की काइंड्स हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। देखिए, जहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। ख़ासतौर पर अगर आप देखें, ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सब टाइप्स हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मसला खड़ा कर सकती हैं अगर आपने इनको सही तरीके से नहीं समझा हो और आप एक मार्क भी लूज़ नहीं करना चाहते। तो आज के इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एमसीक्यूज़ जितने यहाँ इस्तेमाल किए मैंने वो पास्ट पेपर्स में से हैं, जो पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स के अंदर, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं ताकि प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन हो आपके टॉपिक की। कवर द कंप्लीट टॉपिक, मैंने कंप्लीट टॉपिक कवर किया। देखिए, मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक एक कंप्लीट पैकेज यहाँ रखा है आपके लिए। यानी अगर हम कंजंक्शंस की बात करें तो जितने पास्ट पेपर्स में सारी कंजंक्शंस के क्वेश्चन आए, उनमें आप कंजंक्शंस की सारी टाइप सीख सकते हैं, और क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दें, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। डिफरेंशियल एनालिसिस टेक्निक ज़रूरी है जहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों या टाइप्स ज़्यादा हों, क्योंकि मिस्टेक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस्टेक यू नीड टू स्टडी इन अ डिफरेंशियल वे। डिफरेंशियल स्टडी आपको ऑप्शंस फिल्टर करने में हेल्प करती है। प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चीज़ को जब आप समझ लेते हैं तो कुछ अर्से तक आपकी मेमोरी में रहती है, बाद में वो आपसे भूल जाती है। इसलिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करें। प्रैक्टिस टेस्ट में जस्ट आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिनके ज़रिए आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप टॉपिक को कितना समझे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस अगर अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ही इज़ रिचर देन आई एम। अंडरलाइन वर्ड क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि डिफरेंशियल एनालिसिस टेक्निक के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट को यूटिलाइज करें, यानी ब्रेन स्टॉर्म करें, सोचें उसका जवाब अपने जहन में, ताकि जो नॉलेज आपके पास है वो आप एनालाइज कर सकें और फिर मज़ीद नॉलेज रिटेन करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ सके। 10 सेकंड्स हैं आपके पास, इसका जवाब अपने जहन में सोचें, फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताऊँगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। इसका जवाब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ आइए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप इसमें लिंक करती है और आपको हेल्प करती है ये बताने में कि इन क्लॉजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और कुछ खास पॉइंट्स को वो क्या करती है, एम्फसाइज करती है। ये नीचे कुछ फंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो मैंने लिख दिए हैं। मैंने एक अच्छी बुक से लिए हैं, ये आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। ये मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिए कि ये सारे फंक्शंस हैं जो आमतौर पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के होते हैं और सेंटेंसेस में आपको मिलते हैं। अब आप ये देखिए, तो यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर क्या रही है? ये दोनों आपके क्या हैं? क्लॉजेस हैं। अब आप कहेंगे क्लॉजेस के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब का होना ज़रूरी है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं होता, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे नॉर्मली आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये आपका वर्ब का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप अगर आप किसी से कहते हैं ही इज़ रिच, वो अमीर है, यानी आप यहाँ खड़े आप अपने दोस्त से कह रहे हैं ही इज़ रिच, यानी वो अमीर आदमी है या वो अमीर है, तो
ये बिल्कुल एक स्टैंड अलोन मीनिंग रखता है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी आपको समझ में आ गया ही इज़ रिच, वो अमीर है, या कहता है ही इज़ पुअर। अब कर क्या रहा है, यहाँ पे सेंटेंस को कंपेयर कर रहा है, बीच में उसने देन लगा दिया, रिचर, यानी आप ये समझ लें कि ये कंपैरेटिव फॉर्म आ गई। जब आपने कहा ही इज़ रिचर देन आई एम, तो आपने क्या किया, दो लोगों के बीच में या दो क्लॉजेस के बीच में क्या किया, कंपैरिजन किया। देखिए यहाँ ये भी क्लॉज का ही काम करेगा, ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ये आपका वर्ब का काम करेगा। आई एम, जैसे आपका इज़ है ऐसे एम भी है। तो जब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन का काम करता है तो ये आपका बन जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये देन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इनके अंदर, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन देख के आप समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो सब्जेक्ट्स को। तो ये आपकी एग्जांपल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। ये पास्ट पेपर में आया है क्वेश्चन, और यकीनन अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो यू कैन डू इट। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहते हैं ब्रेड एंड मिल्क इज़ होलसम फूड। अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। इसका आंसर है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है, ये सेंटेंस के दो इक्वल पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करती है। वो सेंटेंस के जो इक्वल पार्ट्स हैं वो या आपके वर्ड्स हो सकते हैं, या फ्रेजेस, या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और फिर नीचे ये भी बता दिया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये वाली हैं, जैसे आप एक एक्रोनिम फैन बॉयज से याद रख सकते हैं। ये सारे कंजंक्शंस की टाइप है, और एंड हमने यहाँ इस्तेमाल किए। अब देखिए ज़रा, ब्रेड एंड मिल्क, ये ब्रेड और मिल्क क्या है, ये दोनों वर्ड्स हैं। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में आ रही है, ये इनको क्या कर रही है, कंजंक्ट कर रही है, जॉइन कर रही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही है इनके मीनिंग के बीच में। ब्रेड एंड मिल्क इज़ होलसम फूड। अगर आपको ये एक्रोनिम याद रहेगा तो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करने में आपके लिए आसानी होगी। तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। चलिए बढ़ते हैं ज़रा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ बुक ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जब आप ज़रा अपने जहन में सोचें। इसका जवाब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वही पहला वाला दोबारा आ गया। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए। आप देखें ये ऑल्दो वर्ड आपको मिलेगा यहाँ, जो कंपैरिजन कर रहा है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक फंक्शन है। सेंटेंस की तरफ आप देखें, अ बुक्स अ बुक, ये आपका सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, यानी किताब किताबी है। ऑल्दो अगरचे देयर इज़ नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप ये समझ लें कि ये बुक के बारे में बता रहे हैं और ये बुक के अंदर नॉलेज के बारे में बता रहा है, यानी यहाँ कंपेयर कर रहा है बुक को और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है शायद, यानी बुक की पहचान तो है लेकिन उसके अंदर उस हिसाब से नॉलेज नहीं है। तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आपने क्या की, एक कंजंक्शन इस्तेमाल की जो आपकी कहलाती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे भी ईजिली आप पहचान लेंगे। अगर इस इंफॉर्मेशन को आप याद रख लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आमतौर पर कुछ इसमें से इस्तेमाल होती हैं, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इस तरह के कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगे, मैंने आपके पेपर्स में देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। आई विल लेट यू नो व्हेन यू हैव टू लीव फॉर योर टास्क। अंडरलाइन पार्ट क्या है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका जवाब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक्सप्लेनेशन की तरफ आइए। अगेन आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई। डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करती है, आपस में जोड़ती है और एम्फेसाइज करती है खास पॉइंट को। और ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। यहाँ ये किस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही है, टाइम को एम्फेसाइज कर रही है, व्हेन। सो आई विल लेट यू नो, देखिए ये पूरे क्लॉज है। व्हेन बीच में टाइम आ गया, यू हैव टू लीव फॉर योर टास्क, ये आपका दूसरा क्लॉज हुआ। ये क्लॉज आपका क्या है, ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर दिया है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। तो एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज, और इसके बीच में आपने क्या लगा दी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, व्हेन। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसे आराम से पहचान सकते हैं।
आइए क्वेश्चन 5 की तरफ। यू कैन ऑर्डर इधर चिकन और बीफ सूप। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, मैं आपको जवाब बताऊंगा आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका जवाब है कॉरेलेटिव कंजंक्शन। ये अगली टाइप आपके पास आ गई। एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं। कॉरेलेटिव कंजंक्शन पेयर्स की शक्ल में काम करती है। आपको कंजंक्शन से लग भी रहा है कि ये सारी पेयर्स की शक्ल में होती हैं और सेंटेंस में आप इनको आराम से पहचान सकते हैं। और ये काम क्या करती हैं? दो इक्वल इंपॉर्टेंस जो होती है सेंटेंस की, उनके बारे में बताती हैं। देख लीजिए सर। यू कैन ऑर्डर, आप ऑर्डर कर सकते हैं इधर चिकन और बीफ सूप। या तो आप चिकन सूप ऑर्डर कर सकते हैं या बीफ सूप। उर्दू में इसे ऐसे कहते हैं इधर, या तो और या। तो ये पेयर की शक्ल में हमेशा आएंगी और कॉरेलेट करेंगी दो इन्फॉर्मेशन को, सेंटेंस के दो हाफ्स को, और आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं बाय द काइंड्स। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी वर्क्स हार्ड सो शी विल बी प्रमोटेड। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है इलेटिव कंजंक्शन। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक टाइप है इलेटिव कंजंक्शन, और ये मेनली क्या करती है? आर्ग्यूमेंट्स और इन्फर के बारे में बात करती है। पॉइंट पे इन्फर करती है या आर्ग्यू करती है ऑन सम पॉइंट। और ये आमतौर पर 2 तरह की होती हैं, फॉर और सो। यहाँ सो हमने इस्तेमाल किया। सेंटेंस की तरफ देखिए। शी वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करती है यानी मेहनत से काम करती है। सो शी विल बी प्रमोटेड, तो वो प्रमोट हो जाएगी यानी अगली पोजीशन पे चली जाएगी, उसे अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। ये कंजंक्शन आपकी कहलाती है इलेटिव कंजंक्शन, जो कि क्या करती है? किसी पॉइंट के ऊपर इधर आर्ग्यू करती है और इन्फर करती है। और ये 2 तरह के अल्फाज होते हैं, फॉर एंड सो। इसे भी आप आराम से पहचान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेटिव कंजंक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द टाइम वॉज लेस बट यू डिड इट। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आई विल लेट यू नो आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका जवाब है एडवर्सरिव कंजंक्शन। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एडवर्सरिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेस करती है कंट्रास्ट बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स के बीच में कंट्रास्ट शो करती है, यानी क्या फ़र्क है दोनों के बीच में। और ये नीचे मैंने सारी लिख दी हैं एडवर्सरिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस ही हैं, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं? सेंटेंस की सिचुएशन को समझते हुए। यहाँ देखिए, कंट्रास्ट इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी और आपको ऑप्शन में नीचे अगर एडवर्सेटिव कंजंक्शन दिया होगा तो आप इसे ही चूज़ करेंगे। सेंटेंस की तरफ देखिए। द टाइम वॉज लेस, वक्त कम था, बट लेकिन यू डिड इट, तुमने कर लिया, यानी तुमने अचीव कर लिया। यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। सो दैट्स हाउ द सेंटेंस लुक्स लाइक। थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए। बाय द वे, आमतौर पर बुक्स के अंदर एडवर्सेटिव कंजंक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बट आई हैव सीन इट इन द ऑप्शंस। मैं इसे ऑप्शंस में देख चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखा दी है। ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। माई फ्रेंड इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। 4 ऑप्शंस, 10 सेकेंड्स, लेट्स सी। आपका आंसर है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। हैव अ लुक एट एक्सप्लेनेशन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होती है? ये मेरली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट में ऐड करती है। कैसे? माई फ्रेंड इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, यानी इंटेलिजेंट भी है और स्मार्ट भी है। जब भी बोथ का वर्ड आएगा उसके साथ एंड आएगा, या सिंपली एंड भी आ सकता है, और ये नीचे वाले अल्फाज भी आ सकते हैं। थोड़े से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होती है? ऐसी कंजंक्शन होती है जो सिंपली इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन सिंपली ऐड ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। Let's move to the final question. Neither Jim nor Ali enjoys playing soccer. 4 options हैं. Try to answer in 10 seconds. इसका जवाब है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए। अल्टरनेटिव देखिए, नाम से जाहिर है, ऑल्टरनेट यानी मुतबादिल बताना। आपको ऐसी कंजंक्शन जो 2 अल्टरनेटिव्स पे बात करती है, यानी चॉइसेस बताती है 2 चीज़ों के बीच में, तो इसे आप डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। अगेन देखिए, ये आपको यहाँ पर डिसजंक्टिव भी दे सकते हैं, कहीं से उठा के दे दें। मैंने कभी नहीं देखा पेपर में किसी जगह डिसजंक्टिव दिया उन्होंने,
लेकिन वो दे भी सकते हैं आपको। और ये भी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो होती हैं ये भी आपको पेयर की शक्ल में मिलती हैं, जैसे ईदर और नेदर नॉर। तो यहाँ देखिए आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं अगर आपको ये ऑप्शन में दिया हो, नेदर जिम नॉर अली, ना तो जिम ना ही अली इंजॉयज प्लेइंग सॉकर, सॉकर खेलना इंजॉय करते हैं। तो देखिए ये कंजंक्शंस की आपकी टाइप थी। अब देखिए कंजंक्शन की मेन कैटेगरी और उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन समराइज़ करके दे दिया, और ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है बाय द वे। तो ये समझ लें कि ये एक तरह से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है, और कंजंक्शंस की सारी टाइप्स आपके सामने आ गई हैं। आप इसको एक बार लेक्चर को दोबारा सुने और प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर करें। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्लीज़ विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल का। आप कैसे विजिट कर सकते हैं, जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ आप जाइए, सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, क्लिक कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल टाइम्स। इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डू इट योरसेल्फ। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कितने मार्क्स लिए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, रिमेंबर दिस फ्रेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।